नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय जयपुर दाऊदपुर सारण, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत महाविद्यालय है। मैं आज अपने व्याख्यान माला की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में कवि बिहारी लाल पर बातचीत करना चाहता हूँ। कवि बिहारी लाल, जिनके दोहे BA पार्ट 1 स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी प्रतिष्ठा यानी हिंदी ऑनर्स के द्वितीय पत्र में भी बिहारी को पढ़ना है, और जो बच्चे हिंदी रचना या सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी को लिए हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी बिहारी के दोहे सम्मिलित किए गए हैं। बिहारी लाल एक हिंदी के कवि हैं। सामान्यतः उन्हें बिहारी नाम से जाना जाता है। ऐसे उनका नाम माथुर चौबे बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब में विधिवत लिखा है कि माथुर चौबे के नाम से जाने जाते हैं। रीतिकाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन के तहत कि हिंदी साहित्य का इतिहास कई कालों में विभाजित है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी कई भाग हैं। तो रीतिकाल, जो कि संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक काल माना जाता है। संवत जानते हैं, 57 साल घटाने की ज़रूरत होती है, फिर ईस्वी आ जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने और कई इतिहासकारों ने माना है कि 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के बाद के बीच का जो काल है वह रीतिकाल है, यानी उत्तर मध्य काल, जो कि भक्ति काल के बाद आता है। भक्ति काल के बाद रीतिकाल का समय आता है। अब रीतिकाल का अलग बात है, उसके नाम अलग अलग हैं। कोई अलंकृत काल, कोई श्रृंगार काल, कोई कला काल, जैसे कि मिश्र बंधु ने उन्हें श्रृंगार काल कहा, मिश्र बंधु ने उन्हें अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसे श्रृंगार काल कहा, तामा प्रसाद ने कला काल, यानी इस प्रकार से तमाम उन्हें कवि विद्वानों ने उन्हें अलग अलग नाम दिया, उन्हें मतलब उस काल को। खैर, तो हम बिहारी की बात कर रहे थे। बिहारी लाल, जो कि उनका नाम माथुर चौबे है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जो आज के समय में जो मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर एक वहाँ जो ग्वालियर जगह है, वहीं पे संवत 1660 में कविवर बिहारी लाल का जन्म हुआ था। संवत 1660 यानी कि 57 साल घटाएंगे 1603 ईस्वी। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी लाल अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही, कुछ दिन मतलब शादी पहले कम एज में उम्र में होती थी, वह अपने ससुराल में रहा करते थे। उनका ससुराल था मथुरा, यानी मथुरा में अपने ससुराल, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ज़्यादातर ससुराल में रहने के कारण ही वह प्रेम पर या श्रृंगार रस पे ज़्यादा कविता लिखे हैं, पर यह एक ऐसी तरह किंवदंती ही कहा है। तो मथुरा में रहते थे, और वहाँ के जो माहौल है, ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, उसका असर कहीं ना कहीं उनके ऊपर पड़ा, और उनकी दो कविताएं, यानी कविताओं के रूप में दोहा लिखते हैं। दोहा ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। उनकी ब्रजभाषा में लिखे दोहों की कुल संख्या लगभग 700 बताई जाती है, कहीं कहीं 712 भी बताई जाती है। यानी उन लगभग 700 दोहों का एक संकलन है, जो सतसई बिहारी सतसई के नाम से प्रचलित है। रामचंद्र शुक्ल लिखते भी हैं एक जगह, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना नाम बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी के नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। उनके बाद बिहारी के का जीवन काल का ज़्यादातर समय राजाओं के दरबार में बीता। वो राजस्थान के सवाई जय सिंह, महाराज जय सिंह के दरबार में भी बहुत समय तक रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, और ऐसी मान्यता है उनके साथ कि एक बार उधर से यानी उस रास्ते से कहीं गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे,
तो उन्हें खबर मिली कि महाराज जय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन या रानी, जो कि अभी युवा अवस्था में भी नहीं पहुंची थी, उसके प्रेम में इतना मुग्ध हो गए थे, इतना समर्पित हो गए थे, या कहिए डूब गए थे कि वे अपने राज दरबार में आना छोड़ दिए थे। और कई लोगों उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश जैसे भी किया, लेकिन वो आए नहीं दरबार में। यह बात कभी बिहारी लाल से बताई गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है। बिहारी लाल ने अपनी कलम से एक दोहा लिखा और कहा कि यह भिजवा दीजिए उन्हें। जाहिर सी बात है, किसी राजा को के यहाँ भिजवाना, राजा को समझाना राजतंत्र में कितना कठिन कार्य रहा होगा, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बिहारी लाल एक दोहा लिखते हैं और वह दोहा राजा जय सिंह के पास पहुँचाया जाता है। यह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। यानी इस कविता का, इस पंक्ति का है तो 2 लाइन की कविता दोहा है, लेकिन इसका भाव बहुत व्यापक है। यानी कवि इस 2 पंक्ति के माध्यम से कह दिया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी आप ऐसे पुष्प में, ऐसा फूल जिसमें अभी पराग भी नहीं आया है, और मधु यानी कि जो मीठा शहद होता है वह भी उस फूल में नहीं आया, क्योंकि पराग ही नहीं है, तो पराग के बिना शहद की क्या बात की जाए। और नहीं विकास ही काल, अभी इस काल में उसका विकास भी नहीं हुआ है, यानी वो फूल भी नहीं खिला, अभी तो कली जैसा है। और अली कली ही सो विद्या, अभी इस कली में ही अली मतलब जो भंवरा होता है, भंवरा अगर उस कली में ही बंद हो जाए, जिस कली का अभी पराग ना आया हो, मधु ना हो, शहद ना हो, तो फिर आगे क्या हवाल, यानी आगे क्या उसका हाल होगा जब उसमें रस आएगा, शहद आएगा, मधु आएगी, यानी फूल खिलेगा। अर्थात उनका संदेश यह था कि जिस रानी पे, जिस अपनी प्रेमिका पे, जिस अपनी पत्नी पे आप मुग्ध हैं, वह तो अभी एक कली के समान है, उसका तो अभी विकास भी नहीं हुआ है। अगर आज ही आपकी ये हालात है, यह स्थिति है, तो जिस दिन उसका पूर्ण विकास होगा, जब वह पूरी तरह से यौवन को प्राप्त होगी, उस जवान स्त्री, पत्नी या प्रेमिका या रानी के प्रति आपका क्या हाल होगा। तो ऐसी दशा रहा तो फिर आपके राजकाज का क्या होगा। यह बात कहीं न कहीं राजा को दिलो दिमाग में घुसी, उद्वेलित की, और राजा तुरंत दरबार आए और बिहारी को दरबारी कवि के रूप में रखा गया, और उन्हें राजा जय सिंह ने और प्रोत्साहित किया लिखने के लिए, और उनके हर एक दोहे पर एक अशरफी समय का जो था पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा। इस प्रकार से उनके दरबार में रहते हुए बिहारी लाल ढेर सारे दोहे ब्रजभाषा में लिखा है। उनके दोहे के बारे में खुद वो एक लिखते हैं कि यानी 2 पंक्ति है तो छोटा होता है, दोहा 2 पंक्ति का होता है, लेकिन बात बड़ी। सत्य सैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। यानी देखने में तो छोटा है पर घाव बहुत गंभीर करता है, इसीलिए इनके दोहे को कहा जाता है गागर में सागर भरना, जैसे घड़े में पूरे समंदर को समेट लिया गया हो। 2 पंक्ति में ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि उनका दुआ है, कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, हरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, हरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी एक ऐसे जगह पे 2 प्रेमिका का वर्णन कर रहे हैं जो सब भरा हुआ हो हॉल में, सब लोगों और सबके सामने, यानी सब कोई जान भी ना पा रहा है, और एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को अपने नैनों में, आँखों से सब कुछ कह ले रहे हैं। कहत कह भी रहे हैं, नटत नखड़ा भी कर रहे हैं, रिझत खिझत खिझ भी रहे हैं, मिलत खिलियात खिल भी, मतलब सब कुछ, नाराज़गी होना, मनाना, हंसना, खुश होना, सब कुछ बस अपने नैनों के नैनाचार से
संचार कर रहे हैं। यह इतने व्यापक विस्तृत बातों को सिर्फ 2 पंक्ति में कहने की क्षमता बिहारी लाल के दोहे में है, बिहारी लाल में। जैसे एक जगह और कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लाल यानी राधा और कृष्ण का ये सब संयोग श्रृंगार, उनके दोहों में ज़्यादातर दोहे संयोग श्रृंगार के। यह भी उनके शायद ससुराल का ही असर रहा हो कि संयोग श्रृंगार तब, वियोग श्रृंगार तो तब कोई लिखता है जब वो बिछड़ता है, बिछड़ता हुआ दिखता है। खैर वियोग श्रृंगार पे भी उनकी बहुत सारे दोहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन संयोग श्रृंगार के दोहों की संख्या ज़्यादा है। वियोग श्रृंगार में तो इतना विस्तृत वर्णन, इतना बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिए हैं कि कई बार हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। जैसे नायिका विरह में इतनी तड़प रही होती है कि आग निकलता हो, गुलाब का जल ऊपर गिराया जाता हो तो ऊपर से ही भाप बन के निकल जाता हो। तो इस प्रकार का तड़प विरह इतना विस्तृत, कई बार हास्यास्पद स्थिति आ जाती है। या एक जगह लिखते हैं, इति आवत चली जात है, इति आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी ढिढोले सी रहे लगी उस आसन साथ। मतलब ऐसा तड़प रही है विरह में उन नायिका प्रेमिका, जब सांस ले रही है तो 6-7 हाथ पीछे चली जा रही है, और जब सांस छोड़ रही है 6-7 हाथ आगे आ जा रही है। मतलब इतना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि मतलब जैसी स्थिति है। मतलब आप इसे यह कहने का जो तात्पर्य है, जो इस प्रकार के दोहे लिखने का तात्पर्य विरह को दिखाने का है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा व्याकुल है। तो जाहिर सी बात है कोई 6-7 हाथ आगे पीछे नहीं होता है। तो उनकी एक कला है कि 2 पंक्तियों में सब करते हैं, और भी ब्रज भाषा में। जैसे कि जगह, कनक कनक ते सौगोनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय जब वह पाए बौराय। यह दोहा बहुत ही चर्चित रहता है। यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में भी लोग इसे बच्चे याद करते हैं। यानी एक कनक कनक ते सौगुनी माँ, यानी सोना में धतूरा से भी ज़्यादा मादकता होती है, नशा होती है। धतूरा खाने से आदमी को जितना नशा नहीं होती, उससे 100 गुना ज़्यादा सोना को पाने में नशा होती है। इंसान सोना पाकर नशा में चूर हो जाता है, उसे मादकता आ जाती है, वह अहंकार में हो जाता है। एक अद्भुत तुलना है। यानी इनकी छोटी छोटी 2-2 पंक्तियों की अगर व्याख्या की जाए तो बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। तो इस प्रकार के दोहे लिखते थे बिहारी लाल। बिहारी लाल के दोहे पर भी किसी दिन बात किया जा सकता है। यह तो बिहारी लाल का एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ, जो कि ब्रजभाषा के कवि हैं। जैसे रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। जैसे कुछ कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं, और बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। और आलम, बोधा, ठाकुर, खनानंद, इन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो इनमें से सिर्फ बिहारी के कविताओं को हिंदी रचना वालों को पढ़ना है, और ऑनर्स वालों को भी उनके दोहों को देखना है। तो किसी दिन फिर बिहारी लाल के दोहों पर भी बातचीत की जाएगी। इसके आज इतना ही, धन्यवाद।